Hello to all my cuties. Welcome back to BioBlossom Education with Sonali. Today we are going to start our genetics paper and this is the first class of genetics paper. ओके सो आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। मतलब आज हम लोग डायरेक्टली सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पूरी जेनेटिक्स पेपर में आप लोग पढ़ोगे। और अगर आज का क्लास आप मिस कर रहे हो तो आई टेल यू कि आप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिस करने वाले हो, क्योंकि आज का क्लास जिसको समझ नहीं आएगा बेटा उसको पूरा जेनेटिक्स पेपर समझ नहीं आने वाला है। दैट मच इम्पॉर्टेंट इज दिस क्लास। ओके आज हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ेंगे जो अगर आज आप एक बार समझ गए तो पूरा जेनेटिक्स पेपर आपको वेरी इजीली समझ आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला आपको कुछ चीज़ रटना नहीं है जेनेटिक्स में। मैं इतने अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी हर चीज़ कि आपके दिमाग में हर चीज़ फिट हो जाए, आपको रटना ही ना पड़े, आप खुद से हर चीज़ आंसर लिख सको और खुद से हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर समझ सको। ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके बेटा दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, मैं वो टर्म्स का मतलब आप लोग को बताने वाली हूँ, प्लस वो टर्म्स का मीनिंग या डेफिनेशन भी साइड टू साइड लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे सब कुछ हैंड रिटन है, आप लोग को बहुत बढ़िया से नोट्स भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ओपन कर दिया है मैंने, उसका लिंक आप लोग को कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग देख लेना वहाँ से और लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, जहाँ आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिल जाएंगे, प्लस सब टॉपिक के नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर 1 में लिखा है जेनेटिक्स। ओके नंबर 1 टर्म इज जेनेटिक्स। नाउ ऑब्वियसली हम पेपर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, तो हमको जेनेटिक्स का मतलब तो ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए बेटा। नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? तो बेसिकली बोलूं जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं वैसे ही जेनेटिक्स भी साइंस का एक ब्रांच है। एंड जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके सिंपल भाषा में बोले तो जेनेटिक्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है वेरिएशन। नाउ सेकेंड चीज, व्हाट इज देन इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब क्या है? तो इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली हमें अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो मिला है। जैसे आप लोग में या तो आप मम्मी के जैसे दिखते होगे थोड़ा बहुत, या पापा के जैसे दिखते होगे थोड़ा बहुत, पूरा सिमिलर नहीं दिखते आप अपने पेरेंट्स से, बट कुछ कैरेक्टर जैसे आपकी आंखें मम्मी जैसी होगी, आपका नाक पापा के जैसे होगा, आपका इंटेलिजेंस आपके पापा के जैसे होगा, आप मम्मी जैसे स्मार्ट होगे। तो यही सब कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को या बेबी को मिलता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाता है हेरिडिटी। समझ आ रहा है आप लोग को? पहले मैंने बोला जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो अब हम समझेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब। तो इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग है कि आप अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहे हो उस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, या फिर हेरिडिटी आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके लिख देते हैं यहाँ पे वही चीज, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे हर चीज को। ठीक है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नाउ ये नहीं समझना है कि इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी तो सेम हो गया, सेम नहीं है बेटा। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज हेरिडिटी बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज इनहेरिटेंस। कंप्लीट। नेक्स्ट एक चीज बताओ कि कुछ कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, बट ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट्स से। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पूरी एग्जैक्टली कॉपी है अपने पेरेंट्स का, पूरे अपने पेरेंट्स की जैसे ही दिखता है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। दैट मीन्स कुछ डिग्री में हम अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स तो हमको अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, but to some extent or to some degree we differ from our parents, and that difference is variation. Also not only from parents, also we are different from our siblings except monozygotic twins.
जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो लोग पूरा सेम दिखते हैं, सेम उनका बिहेवियर रहता है, वो अलग चीज़ है। बाकी जैसे नॉर्मल आपके भाई बहन है, आपके बड़ी बहन, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, उसके साथ तो आप सेम नहीं दिखते, उनसे भी आप डिफर कर रहे हो। तो जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग से एक पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स से जो एक ऑफस्प्रिंग डिफर करता है, दैट डिग्री इज नोन एज वेरिएशन। समझ आ गया? जेनेटिक्स का मतलब, देन इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। क्लियर अप टू दिस? देन नंबर फिफ्थ इज डीएनए। वेरी सिंपल, डीएनए का तो फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डन इतना तक? नंबर 6 दिया है बेटा जीन। ओके, तो एक चीज मैं थोड़ा पहले बताती हूँ आप लोग को। हम लोग ने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा है बढ़िया से, न्यूक्लियोसोम, ये सब बढ़िया से पढ़ा है। ओके, तो एक बात समझो कि हम लोग क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। ओके, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए, दिस इज डीएनए। अब आप लोग को पता है कि डीएनए का लेंथ कितना होता है? हाउ मच लॉन्ग इज आवर डीएनए? देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। तो समझो कि इतना लंबा डीएनए हमारे इत्तू सा सेल के इत्तू सा न्यूक्लियस में कैसे पैक्ड होके है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ये जो डीएनए है, इसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स पैक्ड होके रखते हैं, जो डीएनए को पैक करके न्यूक्लियस के अंदर फिट करवा देते हैं। जैसे ये है हमारा डीएनए, ऐसा ही रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस डीएनए के साथ बहुत सारे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं और इसको एक पैकेजिंग फॉर्म में ला देते हैं, जिस फॉर्म को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब क्या बेटा? थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमा मतलब होता है कलर्ड बॉडी, एंड क्रोमैटिन इज अ कलर्ड बॉडी विच appears एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सूता के जैसे, एक्चुअली बोलें तो मोती का माला जैसे, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है क्रोमैटिन का। अब ये क्रोमैटिन जैसे ही एंटर करता है इनटू सेल डिवीजन, फर्स्ट जाएगा प्रोफेज, देन जाएगा मेटाफेज, दीज आर द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये जब क्रोमैटिन फाइबर्स एंटर करते हैं टू सेल डिवीजन, दे कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। डन, दिस इज क्रोमोसोम। समझ आया आप लोग को कि हमारा डीएनए क्योंकि इतना लंबा है, 2.2 मीटर का है, तो वो कुछ प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब के साथ पैक्ड होके क्रोमैटिन वाला स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि इंटरफेज में रहता है। जैसे ही वो क्रोमैटिन फाइबर्स एंटर करते हैं इनटू सेल डिवीजन फेज, दे गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। डन इतना तक? नाउ ये जो डीएनए है, आप लोग को पता होगा डीएनए से क्या बनता है बेटा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स। एंड दीज प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब हम जैसे दिखते हैं, हमारा स्किन कलर, आई कलर, हमारा स्किन टाइप, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन्स दैट आर मेड इनसाइड आवर बॉडी। और ये प्रोटीन्स को बना कौन रहा है? डीएनए। दैट मीन्स एक्चुअली डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब समझ रहे हो? फीचर्स, जैसे आपके आंखों का कलर क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, आपका हेयर कलर क्या है, आपका हेयर कितना डेंस है, ऑल दीज कैरेक्टर्स इनडायरेक्टली डीएनए पे ही डिपेंडेंट है। बट ये पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता। मतलब जितना डीएनए, सपोज 2.2 मीटर डीएनए है एक सेल में, हमारा बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं, सब सेल में सेम डीएनए है। ओके, बट क्या पूरा डीएनए, कंप्लीट डीएनए आरएनए बना रहा है क्या? देन द आंसर इज नो। डीएनए में कुछ फंक्शनल पार्ट रहता है या फंक्शनल सेगमेंट रहता है, जो कि सिर्फ आरएनए बनाता है। लेट सपोज अगर मैं बोलूँ ये डीएनए है, तो लेट मी चेंज द कलर। ओके, these are the segments, these are the functional segments जो कि एक्चुअल में आरएनए बना रहे हैं और जिनसे एक्चुअल में प्रोटीन बन रहा है। तो यही फंक्शनल सेगमेंट जो कि आरएनए बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन।
समझ आया आप लोग को? दैट मीन्स जीन का मतलब क्या है? जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, एंड जीन इज दैट पार्ट विच कोड्स फॉर आरएनए। समझ आ गया आप लोग को इतना बात? ओके तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेम चीज है, सब कुछ समझ आ रहा है। उसके बाद लिखा है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मतलब क्या? फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पे अभी हम लोग ने पढ़ा ऑलरेडी कि डीएनए, मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर्स में सब बताया कि डीएनए पैक्ड होके क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमैटिन एक्चुअली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। जब वो लोग कंडेंस्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड मतलब समझ रहे हो, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, तो वो लोग क्रोमोजोम बन जाते हैं। तो क्रोमोजोम इज द फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, देन 8 नंबर में क्या लिखा है? लोकस। लोकस मतलब क्या? फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोजोम। लेट्स सपोज इफ दिस इज क्रोमोजोम और क्रोमोजोम की पर्टिकुलर किसी जगह में जीन प्रेजेंट है, जैसे सपोज यहाँ पे जीन प्रेजेंट है ए, यहाँ जीन प्रेजेंट है बी, दिस इज सी, दिस इज डी। समझ रहे हो ना? क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम ही तो डीएनए है। डीएनए पैक्ड होके क्रोमोजोम बनाया है, तो क्रोमोजोम में जीन्स प्रेजेंट है। ओके, तो पर्टिकुलरली जीन जहां प्रेजेंट है क्रोमोजोम का, द फिजिकल लोकेशन वेर जीन इज प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे ए, जो पोजीशन में ए प्रेजेंट है वो हो जाएगा लोकस। समझ आ गया आप लोग को इतना तक? क्लियर? आई होप इतना तक आप लोग को चीज़ें समझ आ रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा कि ये सब चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप चीज़ें समझ गए तो आप समझ लो जेनेटिक्स पेपर हो गया कंप्लीट। ठीक है, देन नेक्स्ट बेटा नंबर 9 इज अबाउट होमोलोगस क्रोमोजोम। ओके, CHR क्रोमोजोम है ना। एक चीज को समझो पहले। ओके, हम क्या है बेटा? वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है जो हेप्लॉयड है। ओके, एंड हम हैं डिप्लॉयड। तो हेप्लॉयड मतलब क्या होता है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। आराम से समझो सब चीज़ों को। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉयड मतलब क्या है बेटा? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम हमारा बात करें तो हमारे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो दो सेट में उस हिसाब से 23 के दो सेट आएंगे, 46 क्रोमोसोम। बट ये जो 46 क्रोमोसोम है ये पेयर्स के फॉर्म में है, यानी हम बोल सकते हैं हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। डन इतना तक ना? ऐसे करके जैसे सपोज ये नंबर 1 वाला क्रोमोसोम, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, ऐसे 23 नंबर तक हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है पेयर फॉर्म में। तो सपोज ये एक नंबर 1 वाला क्रोमोसोम हम लेते हैं। नंबर 1 क्रोमोसोम में हमारे पास ऐसे दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तभी तो हम पेयर बोल रहे हैं। ऐसे करके 23 पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो एक क्रोमोसोम जो है वो हमको मिलता है हमारी मदर से। ओके, दैट इज मैटरनल। वन पेयर, वन पेयर तो नहीं, वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर वी गेट फ्रॉम आवर मदर, मीन्स दैट इज मैटरनल। और जो दूसरा वाला है दैट वी गेट फ्रॉम आवर फादर, मीन्स दैट इज पैटर्नल। तो समझ आया क्या बोली मैं? कि हमारे पास जो 23 पेयर्स है उसमें से एक तरफ वाला हमको हमारी मदर से मिलता है, एक तरफ वाला हमको हमारे फादर से मिलता है। नाउ दिस सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये जो नंबर 1 में एक सेट है जिसमें एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, वो सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये सिर्फ नंबर 1 वाला केस नहीं है, ये पूरा 23 क्रोमोसोम तक ऐसा ही केस रहता है। समझ आया इतना तक? दैट मीन्स अगर सिंपल भाषा में बोलें कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है बेटा, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट। दैट मीन्स, एक सेकेंड यहाँ पे एनलार्ज कर लेते हैं। यह है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। ना होमोलोगस क्रोमोसोम का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि दोनों में सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, सेम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, इवन जीन पोजीशन इज सेम इन बोथ।
दैट मीन्स अगर मैं लेट्स एज्यूम ये नंबर 1 वाला क्रोमोजोम है, तो इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 1 डैश ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो नंबर 1 वाला क्रोमोजोम में सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है जीन ए, तो क्रोमोजोम 1 डैश में भी इसी पोजीशन में, एग्जैक्टली सेम पोजीशन में सेम जीन ए ही प्रेजेंट रहेगा। समझ आया? और सपोज ये जो जीन है ए, ये कंट्रोल करता है हमारे स्किन कलर को, तो सेम ए डैश वाला जो ए क्रोमोजोम है वो भी कंट्रोल करेगा स्किन कलर को ही। क्लियर? इतना तक समझ आ गया? तो वैसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम आप लोग अगर सेल साइकिल, सेल डिवीजन अच्छे से पढ़े हो, प्रीवियस पेपर्स में आपके थे सेमेस्टर में, तो आप लोग जानते होंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है बेटा? ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का, पैकेटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। डन? और होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसीलिए ही वेरिएशंस आ रहे हैं। अभी हमने जस्ट बात किया था प्रीवियस स्लाइड में कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, तो वेरिएशंस वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, हम जो डिफरेंट हैं अपने फादर से, मदर से एग्जैक्टली सेम नहीं है, दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स वेरिएशन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर। ऑल्सो वेरिएशन म्यूटेशन के लिए भी हो सकता है, कोई जीन म्यूटेट हो गया है तो उसके लिए भी वेरिएशन आ सकता है। समझ आया आप लोग को इतना चीज़ें? क्लियर? ओके, देन यहाँ पे लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम वेयर लोकस ऑफ जीन इज एग्जैक्टली द सेम। लोकस मतलब पोजीशन। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे सपोज ये 22 नंबर वाला क्रोमोसोम है, लेट्स एज्यूम दिस इज नंबर 22 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे दोनों पेयर प्रेजेंट है क्रोमोसोम के। तो यहाँ पे बोला है जैसे सपोज फर्स्ट वाले क्रोमोसोम में ए जीन जिस पोजीशन में है, सेकेंड वाले में भी वही रहेगा। सेम बी वाला जीन जिस पोजीशन में है पहले वाले क्रोमोसोम में, उसके सेकेंड वाले क्रोमोसोम में भी वही बी जीन उसी पोजीशन में रहेगा। समझ आ गया आप लोग को होमोलोगस क्रोमोसोम? देन नंबर 10 इज कैरेक्टर, उसी के साथ नंबर 11 इज ट्रेट। तो कैरेक्टर्स एंड ट्रेट में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो, कैरेक्टर मतलब होता है फीचर, जैसे प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, और बोल सकते हैं फ्लावर शेप, ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। बट ट्रेट मतलब होता है स्पेसिफाइड कैरेक्टर। जैसे हम बोल रहे हैं प्लांट हाइट, तो स्पेसिफाई अगर हम कर दिए कि प्लांट हाइट टॉल है कि ड्वार्फ है, तो वो उसका हो जाएगा ट्रेट। समझ पा रहे हो? जैसे कैरेक्टर मैंने बोल दिया आई कलर, तो ट्रेट क्या हो जाएगा कि आई कलर ब्लू है कि ब्लैक है कि ग्रीन है, तो जो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि यही चीज़, यही कैरेक्टर है, उसको हम बोलते हैं ट्रेट। और ये दोनों चीज़ हज़ारों बार अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, इसीलिए आज ही बता रही हूँ कि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। ओके, और एक बार मैं आप लोग को समझाती हूँ कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया कि कैरेक्टर मतलब है, सपोज आपका हो गया आई कलर, देन स्टेम हाइट या प्लांट हाइट या फिर फ्लावर कलर, ऑल दीज आर कैरेक्टर। डन? वहीं अगर मैं बात करूं ट्रेट का, तो ट्रेट में जैसे आई कलर कैरेक्टर है, तो ट्रेट हो गया ब्लू, ब्लैक, मतलब आई कलर कैसा है, ब्लू है कि ब्लैक है। स्टेम हाइट अगर बात कर रहे हैं तो कैसा है, टॉल है, ड्वार्फ है। फ्लावर कलर बात कर रहे हैं तो क्या है, पर्पल फ्लावर कलर है कि वॉलेट है कि वाइट है। ऑल दीज आर ट्रेट्स। आई थिंक अब आप लोग को समझ आ रहा है। नाउ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? जीन। हमारे बॉडी में जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्यों है, जिस टाइप के प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बनते हैं उस टाइप का कैरेक्टर हमारा बॉडी शो करता है। और प्रोटीन्स को अल्टीमेटली कौन बना रहा है? आरएनए। एंड आरएनए को कौन बनाया? जीन दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। डन? नाउ ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय, अब ट्रेट को कंट्रोल कौन करेगा बेटा? देन ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स। ओके, ट्रेट आर
कंट्रोल्ड बाय एलील्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एलील. जीन तो हमको समझ आ गया, अब एलील का मतलब क्या है. तो एलील का मतलब होता है बेटा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील. एलील को ऑल्सो बोला जाता है एलीलोमॉर्फ. सेम चीज है. ओके, इतना तक समझ आया आप लोग को. और एक चीज समझाती हूँ, देखो. सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टेम हाइट का. ओके, स्टेम हाइट. स्टेम हाइट क्या है बेटा? कैरेक्टर. एंड कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन. कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? स्टेम हाइट का जीन कंट्रोल कर रहा है. ओके, नाउ स्टेम हाइट हम लोग अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो या तो वो होंगे टॉल या फिर वो हो जाएगा ड्वार्फ. टॉल एंड ड्वार्फ क्या है बेटा? ट्रेड्स. एंड ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय एलिल्स. यानी ये दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? एलिल्स कंट्रोल करेगा. अब अगर बात करें एलिल्स का, तो एलिल्स दो तरीके के होते हैं बेटा जनरल केसेस में. एक तो एक्सेप्शनल होता है, हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, वो एक्सेप्शनल केस है. बट जनरली अगर बात किया जाए तो वन जीन हैज टू एलिल्स. एक जीन के दो ही एलिल्स रहते हैं. ओके, समझ आया. वन जीन जनरली हैज टू एलिल्स, और वो दो एलिल्स में से बेटा एक एलिल को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलिल. आगे लिखा हुआ भी है स्लाइड्स में बताऊंगी. डोमिनेंट एलिल मतलब होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, और दूसरा है रिसेसिव एलिल. रिसेसिव एलिल मतलब जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. जैसे स्टेम हाइट के केस में देखेंगे बेटा, तो टॉल जो है दैट इज डोमिनेंट एलील क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है. ड्वार्फ वाला जो है दैट इज रिसेसिव एलील. ओके, तो डोमिनेंट एलील को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय अपर केस लेटर. अपर केस मतलब समझ रहे हो? कैपिटल लेटर. डोमिनेंट एलील को आप अपर केस लेटर से मतलब वो करोगे, एक्सप्रेस करोगे. और रिसेसिव को हम करते हैं डेजिग्नेट बाय लोअर केस लेटर. जैसे फॉर सपोज टॉल एंड ड्वार्फ आर द ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर स्टेम हाइट, और हमको पता है कि दोनों में डोमिनेंट कौन सा है? टॉल है. तो अगर हमको टॉल को या डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम करेंगे विथ कैपिटल टी. और अगर रिसेसिव को हमको रिप्रेजेंट करना है यानी ड्वार्फ ट्रेड को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे विथ स्मॉल टी. उसके लिए हम स्मॉल डी यूज़ नहीं करेंगे. हमेशा जो डोमिनेंट है उसी का फर्स्ट लेटर को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस और डेजिग्नेट. अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल यूज़ करेंगे उसी लेटर को, और अगर रिसेसिव में जा रहा है तो उसी का ही हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे. समझ आया इतना तक आप लोग को? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है समझाने का, आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होगी. ओके, देन वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा. ओके, एक सेकेंड. नंबर 12 जीन. जीन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. देखो यहाँ पे दिया है क्रोमोजोम. क्रोमोजोम में क्या प्रेजेंट है? डीएनए. डीएनए में क्या प्रेजेंट है? जीन. और जीन क्या करता है? बनाता है आरएनए को. आरएनए के 3 फॉर्म्स रहते हैं. जीन एमआरएनए को बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं. एंड प्रोटीन ही हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स लाते हैं या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. जैसे प्रोटीन बनेंगे वैसे कैरेक्टर्स बॉडी में दिखाई देंगे. और यही प्रोटीन काम करते हैं एज एंजाइम्स. समझ आ रहा है? एंजाइम मतलब समझते हो? बायोकैटालिस्ट. तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, मतलब हम बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स, नॉट ऑल प्रोटीन्स, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम. एंड वो लोग सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं. सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, ये सब तो समझोगे. सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में यही एंजाइम्स काम करते हैं. डन? इतना तक समझ आया? ओके, देन नेक्स्ट कितना नंबर गया बेटा? 12. ओके, 13 बता चुकी हूँ मैं आप लोग को. एलिलोमॉर्फ और एलील क्या हैं? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन दैट यूजुअली कोड्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन. दैट मीन्स सिंपल बोले तो एलील एक जीन के थोड़े हल्के हल्के डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं एक जीन के, जिसको हम बोलते हैं एलील. और जैसे जीन कैरेक्टर के लिए कोड करता है वैसे एलील कोड करते हैं ट्रेड्स के लिए, बट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब समझ रहे हो? दैट मीन्स एक्सट्रीम.
जैसे हमने बात किया कि प्लांट का हाइट या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, मतलब समझ लो पूरा एक्सट्रीम, या तो पूरा लंबा या तो पूरा छोटा, मीडियम उसमें कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम हमारा बात करें, ह्यूमंस की हाइट की बात करें, तो ह्यूमंस का हाइट में तो बहुत सारा रेंज रहता है। किसी का हाइट 5.2 है, देन 5.7, 6.2, 6.7, ऐसा है। हमारे में तो ऐसा नहीं कि या तो कोई पूरा ही बूटी है या तो कोई पूरा ही लंबा है खली जितना, वैसा नहीं है। बट प्लांट्स के केस में जो ट्रेड्स लिए गए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। दैट मीन्स या तो पूरा टॉल या तो पूरा ड्वार्फ। फ्लावर कलर का बात करें, या तो पूरा वॉलेट या फिर पूरा वाइट। सीड कलर का बात करें, या तो येलो या तो ग्रीन। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो एलील कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए कोड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील एराइज कैसे होंगे ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब पता है ना आप लोग को, रेंडम चेंज या स्पॉन्टेनियस चेंज। ओके, तो एक सेकेंड इसको रब करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे स्क्रीन। ओके, नीचे देखो डायग्राम्स दिया हुआ है और समझो, इस चीज को समझो। जैसे ये है एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है डीएनए और डीएनए के पास प्रेजेंट है जीन्स। अब यहाँ पे ये जो लोकेशन दिखाया है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट हाइट का जीन। ओके, प्लांट हाइट जीन या स्टेम हाइट जीन बोल सकते हैं। अब जीन क्या करेगा बेटा, एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। और प्रोटीन कैसे काम करेंगे, मैंने बोला एंजाइम की तरह काम करेंगे। और एंजाइम की तरह वो लोग सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में काम करेंगे। एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट रहते हैं, कैटालिस्ट रहते हैं, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने का एंजाइम काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अनमॉडिफाइड एलील प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट जैसे काम कर रहा है, और एज अ रिजल्ट प्लांट का हाइट टॉल हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोली, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, दैट मीन्स क्या, प्लांट हाइट इज टॉल। और टॉल इज डोमिनेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनमॉडिफाइड एलील है, यानी यहाँ पे जो जीन का एलील है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं आया है, जिसके कारण प्रोटीन्स बने हैं, एंजाइम जैसे काम किए हैं और टॉल हाइट हम देख पा रहे हैं। वही सेकेंड केस में देखो, प्लांट हाइट का जीन प्रेजेंट है बट वो मॉडिफाइड है क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो गया है। यहाँ पे प्लांट हाइट के जीन का जो एलील है वो म्यूटेटेड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, लिखा है देखो मॉडिफाइड एलील। दैट मीन्स उस केस में एमआरएनए नहीं बनने वाला, तो प्रोटीन भी नहीं बनने वाला। दैट मीन्स सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट भी नहीं बनने वाला क्योंकि एंजाइम ही नहीं बना है। तो उस केस में प्लांट का हाइट टॉल ना होके ड्वार्फ हो जाएगा, जो कि फिर रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव ट्रेट है। यानी अगर एमआरएनए प्रोटीन्स बन रहे हैं तो प्लांट हाइट टॉल है, अगर नहीं बन रहे हैं तो प्लांट हाइट विल बी ड्वार्फ। समझ आया, क्लियर इतना तक? ओके, देन नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट नंबर 14। नंबर 14 में लिखा है होमोजाइगस। सिमिलरली उसके साथ नंबर 15 में हेटेरोजाइगस, नंबर 16 में हेमीजाइगस। तीनों चीज एक ही बार में बताऊंगी। फर्स्ट देखो होमोजाइगस, होमो मतलब क्या, होमो मतलब सेम, तो क्या लिखा है, सेम एलील्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब 2n, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम वाले जिसके पास होंगे। तो यहाँ लिखा है जैसे ये सपोज एक होमोलोगस क्रोमोजोम का सेट है एंड दिस इज सेकेंड सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये वाला सपोज हमको मदर से मिला है, ये फादर से मिला है। दोनों के पास सेम टाइप ऑफ जीन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ जीन्स होंगे और सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे होंगे। क्लियर, इतना तक तो समझ चुके हैं। तो अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के पास सेम एलील प्रेजेंट होगा, सेम एलील मतलब समझ रहे हो, जैसे इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब टॉल। तो इफ द सेम एलील इज प्रेजेंट ऑन बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम देन इट इज होमोजाइगस कंडीशन। सिंपल। सेम यहाँ पे भी देखो, दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के पास स्मॉल टी है, दैट मीन्स ड्वार्फ। दैट मीन्स या तो टी कंडीशन है, कैपिटल टी या स्मॉल टी कंडीशन है। इस कंडीशन को ही होमोलोगस या होमोजाइगस कंडीशन बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब तो आप लोग को पता है डिफरेंट। दैट मीन्स जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट है,
यहाँ पे एक के पास तो कैपिटल टी है, दूसरे के पास स्मॉल टी है। दैट मीन्स कंडीशन कैसा हो गया बेटा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस, मतलब डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ आ गया। देन हेमीजाइगस, हेमी मतलब समझ रहे हो, हेमी मतलब हाफ। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील इन अ डिप्लॉयड सेल। दैट मीन्स फॉर सपोज जैसे ये क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पास बस एक ही एलील प्रेजेंट है, मतलब दोनों में से किसी एक के पास ही एलील प्रेजेंट है। जैसे इसके पास सपोज कैपिटल टी प्रेजेंट है। समझ आ रहा है क्या बोली, कि ये जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट है, डिप्लॉयड सेल है, तो दोनों क्रोमोसोम में से किसी एक के पास कोई भी एक एलील प्रेजेंट है और दूसरे वाले के पास कोई भी एलील नहीं है, तो दैट विल बी हेमीजाइगस कंडीशन। समझ आ गया। देन नंबर 17 डोमिनेंट एलील। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि डोमिनेंट एलील मतलब वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इवन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ रहे हो, एक सेकेंड इसको रब करते हैं चलो और फिर बताते हैं। ओके ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो प्लांट टॉल ही रहेगा, इस कंडीशन में तो प्लांट ड्वार्फ ही रहेगा। लेकिन ट्विस्ट आया इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील है, तो इस कंडीशन में जो एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है उसी को बोलेंगे डोमिनेंट एलील। और कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी, और उस हिसाब से प्लांट टॉल होगा। समझ आ गया। देन नंबर 18 रिसेसिव अलील। इजी, रिसेसिव अलील मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे इस कंडीशन का बात करें तो इस कंडीशन में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ये वाले कंडीशन में, तो उस एलील यानी ये स्मॉल टी यहाँ पे हो गया रिसेसिव एलील। और स्मॉल टी अपने आप को कब रिप्रेजेंट कर पाएगा, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, यानी जब सिर्फ स्मॉल टी वाला कंडीशन रहेगा उसी टाइम जो रिसेसिव एलील है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। वही चीज लिखा है, एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ओके, देन नंबर 19 लिखा है जीनोटाइप, नंबर 20 लिखा है फेनोटाइप, दोनों इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ जीनोटाइप मतलब हो गया जेनेटिक कॉम्पोजिशन, फेनोटाइप मतलब हो गया फिजिकल अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी, तो ये उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, तो इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। बट इसके कारण प्लांट में जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आएगा, अब टी को तो हम नहीं देख सकते ना, प्लांट का बाहर से, सपोज एक प्लांट है उसको बाहर से देख के आप बता सकते हो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, वो तो आप नहीं बता सकते। लेकिन क्या देख सकते हो आप कि वो प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है कि कैसा है। तो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होगा जिसको हम देख सकते हैं वो हो जाएगा फिनोटाइप। फिनो मतलब क्या, फिजिकली आप देख पा रहे हैं। समझ आया इतना तक। देन 21 लिखा है फिनोकॉपी, दैट मीन्स सेम जीनोटाइप बट डिफरेंट फिनोटाइप ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो फिनोकॉपी का मतलब अगर मैं समझाऊं, ओके, तो सपोज एक प्लांट है, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट या जीनोटाइप है कैपिटल टी। ओके, नहीं तो चलो स्मॉल टी लेते हैं। एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप इज स्मॉल टी। एक प्लांट, लेट सपोज ए प्लांट, और एक प्लांट है बी, उसका भी जीनोटाइप है स्मॉल टी। अगर फिनोटाइप का बात करें, फिनोटाइप देखें तो जो प्लांट ए है वो तो ड्वार्फ है क्योंकि उसका ऑब्वियसली जीनोटाइप स्मॉल टी है। लेकिन जो प्लांट बी है उसका भी जीनोटाइप स्मॉल टी है बट इट इज टॉल। समझ पाए क्यों टॉल है, बिकॉज इस प्लांट को दिए गए हैं कुछ फाइटो हॉर्मोन्स। ये सब आप लोग +2 में पढ़े होंगे, फाइटो हॉर्मोन्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोला जाता है इन्हें। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकिनिन, सुना होगा ना आप लोग ने ये सब नाम। तो जो प्लांट बी है वो प्लांट बी को बाहर से एक्सटर्नली या एनवायरमेंट से
कुछ फाइटो हॉर्मोन्स दिए गए, सपोज उसको दिया गया है जिबेरेलिन, जिसके कारण उसका स्टेम इलोंगेशन हुआ, और बिसाइड्स उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, येट द प्लांट विल बिकम टॉल। इस चीज को, इस सिचुएशन को बोला जाता है फिनोकॉपी। दैट मीन्स जीनोटाइप सेम होने के बाद भी ड्यू टू एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल कंडीशंस फिनोटाइप अलग अलग हो जाएंगे। ओके, क्लियर, समझ आया? फिनोकॉपी मतलब वही चीज है। देन नंबर 22, एंड दिस इज द लास्ट टर्म विच इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का सिंपल मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है सेपरेशन। क्या लिखा है? सेपरेशन ऑफ अलीन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दैट मीन्स, समझो अगेन चीजों को। ओके, जैसे सपोज नंबर 1 वाला क्रोमोजोम है। ओके, नंबर 1 वाला, दिस इज होमोलोगस क्रोमोजोम। ये है इसको हम ले लेंगे 1, इसको हम ले लेते हैं 1 डैश। ठीक है, और ये एक क्रोमोजोम है, मतलब ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है एलील कैपिटल ए, यहाँ प्रेजेंट है एलील स्मॉल ए। नाउ जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी मियोसिस पीरियड चल रहा है, सपोज ये जो नंबर 1 वाला क्रोमोजोम है वो गया है मियोसिस प्रोसेस के अंदर, यानी उससे क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन होगा क्रोमोजोम का। इसके पास आ गया नंबर 1 वाला, इसके पास आ गया 1 डैश, और उसी हिसाब से जो एलील्स है वो सेपरेट हो गए। इसके पास ए वाला एलील है, इसके पास स्मॉल ए वाला एलील है। दैट मीन्स जब गैमेट बने, दिस इज गैमेट्स, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम जो एलील सेपरेट हो जा रही हैं, दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। और आप लोग का एक इनहेरिटेंस का लॉ भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें और डिटेली ये चीज़ को समझेंगे। अभी बस इतना ही है कि जो एलिल्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। समझ आया इतना तक? आई होप इतने सारे टर्म्स जो भी हमने पढ़े स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको वो टर्म्स समझ आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वाले क्लासेस में इस चीज़ में एटलीस्ट आप लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए, और मैं बार बार ये टर्म्स आगे नहीं समझाने वाली हूँ, इसीलिए आज अलग से इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है मैंने। अब नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली हमारे टॉपिक्स वाइज सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को वीडियो सजेस्ट कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक पिन किया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना फॉर एवरीडे अपडेट्स, ऑल्सो फॉर प्रॉपर नोट्स। एंड ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।